हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पॉलिटी की क्लासेस बड़ी अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटी के जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बड़े सुचारू ढंग से हम आपको समझा सकें, ताकि पॉलिटी पढ़ने में आपको आनंद आ सके। ये हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा चल रहा है टॉपिक संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में हमने बहुत सी बातों को पढ़ने का प्रयास किया था, जिसमें हमने देखा था कि संविधान के निर्माण में क्या क्या प्रयास किए गए, ये हमने देखा था। दूसरा, हमने देखा था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी, और फिर संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था, अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। इन सब बातों को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। फिर संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की कार्यवाहियां शुरू हुई। प्रथम बैठक किस प्रकार से हुई, और फिर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लेने के बाद उसका मतलब था कि हमारे संविधान बनाने का क्या उद्देश्य होगा। जब उसको स्वीकार कर लिया गया तो विभिन्न समितियां स्थापित की गई थी, और विभिन्न समितियों में बड़ी समितियों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इतना क्षेत्र हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि जब संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई थी, उसमें दो प्रकार की समितियां थी। एक तो थी बड़ी समितियां, ठीक है। उसके बाद और कुछ समितियां थी छोटी या तदर्थ समितियां। बड़ी समितियों के बारे में मैंने बहुत सी समितियों के बारे में आपको पढ़ाया था, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। इसी प्रकार से 7-8 समितियों से लेकर हमने प्रारूप समिति तक आपको पढ़ाने का प्रयास किया था। जो छोटी और तदर्थ समितियां हैं वो एग्जाम की दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट होने का मतलब है कि छोटा छोटा आपको कुछ पढ़ लेना चाहिए, लेकिन ये जो बड़ी समितियां हैं ये आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। और प्रारूप समिति का जो ढांचा था उसमें कितने सदस्य थे वो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ठीक। तो छोटी समितियों के बारे में एक दो समितियां जो बहुत इंपॉर्टेंट समितियां, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। फिर हम प्रारूप समिति के ढांचे की बात करेंगे, और छोटी समितियों में और भी जो समितियां हैं, मैंने लगभग अपनी पीडीएफ में 7 से 8 समितियों के बारे में वहां पर बता दिया है कि समिति क्या नाम था उसका और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो छोटी समितियों को आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे, बड़ी समितियां मैंने बता ही दी हैं, और हम जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, उसको मैं आपको पूरी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो छोटी समितियों में एक समिति आती है झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अब यहां पर एक और समिति थी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भी झंडा ही है और झंडा भी झंडी समिति, लेकिन दोनों अलग अलग समितियां थी और दोनों के अलग अलग उद्देश्य थे और अलग अलग ही इनके अध्यक्ष थे। इसीलिए ये वाली समितियां इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं पहले बता दूं आपको, राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक ही समिति पढ़ी हो, जैसे मान लो आपने झंडा समिति पढ़ी हो, अब वहां पर आ जाए राष्ट्रीय ध्वज समिति, तो आप लोग ऐसा प्रयास करते हैं, अरे यार झंडा समिति, झंडे को ही तो राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं, तो एक ही होंगे। एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग समितियां हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। जो हमारा तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को।
तो तीनों ही पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल हैं। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ये लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बड़ी समितियां और कुछ छोटी समितियां थी। अब हम प्रारूप समिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जरा देखेंगे, हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति। सबसे पहली बात यह है, जितनी भी समितियां बनी, जितनी भी बड़ी समितियां थी, जितनी भी छोटी समितियां थी, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो प्रारूप समिति थी। कैसी थी? महत्वपूर्ण समिति। दूसरी बात, इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसमें इतनी बातें इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ कई बार एग्जाम में, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम हो, इन 7 सदस्यों को पूछ लिया जाता है। तो इस समिति में जो 7 सदस्य थे उनके नाम को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके सबसे पहले अध्यक्ष तो थे भीमराव अंबेडकर, तो पहले सदस्य कौन हुए? भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य थे इसमें के एम मुंशी, के एम मुंशी। तीसरे इसके सदस्य थे कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे इसके सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवें इसके सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे इसके सदस्य थे एन माधवराव। और सातवें इसके सदस्य थे टी कृष्णामाचारी। ठीक है, इस प्रकार से प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। पहले सदस्य थे भीमराव अंबेडकर, बाकी 6 सदस्य ये थे। यहां पर एक बात को और हम जानने का प्रयास करेंगे। एक सदस्य थे प्रारूप समिति के डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु के कारण उनका स्थान लिया था टी कृष्णामाचारी ने। किसका स्थान लिया था? डीपी खेतान का। ठीक है, डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई थी, इनकी डीपी खेतान की मृत्यु के कारण इनका स्थान लिया टी कृष्णामाचारी ने। एन माधवराव जो हैं, इन्होंने भी स्थान लिया था। किनका स्थान लिया था? बीएल मित्र का। बीएल मित्र का। बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद त्याग दिया था और इनका स्थान ले लिया था एन माधवराव ने। तो कई बार यह पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्य टी कृष्णामाचारी ने किनका स्थान लिया, या टी कृष्णामाचारी से पहले प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो आप लोग बताएंगे डीपी खेतान। क्यों इन्होंने छोड़ा था? मृत्यु के कारण। इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उनका स्थान किसने ले लिया? टी कृष्णामाचारी ने ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रारूप समिति ने अब संविधान का प्रारूप तैयार किया, लेकिन इससे पहले अभी तक मैंने आपको बताया कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। यहीं पर उनकी जिज्ञासा की पूर्ति हुई। कैसे पूर्ति हुई? जब 3 जून
1947 को एक माउंटबेटन योजना लाई गई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई और इस योजना में भारत के विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण की बात की गई। और जैसे ही इस योजना को स्वीकार कर लिया गया तो मुस्लिम लीग के सदस्यों की जो मांग थी वो मांग स्वीकार कर ली गई और मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में शामिल हो गए। संविधान सभा में शामिल होने के बाद इसी माउंटबेटन योजना, क्योंकि ये योजना जो थी ये सत्ता हस्तांतरण और भारत विभाजन को लेकर थी। अब इसी के लिए सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना का आधार बनाते हुए 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त को 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और साथ ही इसी अधिनियम के द्वारा भारत को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान तथा भारत में विभाजित कर दिया गया। जब यहां पर अब धीरे धीरे हम बहुत सी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया तो पहली बात तो यह है पाकिस्तान अलग राज्य हो गया और गवर्नर जनरल ने यह घोषणा कर दी कि पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण करने के लिए अलग संविधान सभा होगी। पहली बात तो यह हुई कि अब मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। यहां से सवाल पूछा जाता है। तो जब यह स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं होंगे, यह तो स्पष्ट हो गया। अब जो भारतीय संविधान सभा थी उस संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को। किसका? संविधान सभा का पुनर्गठन। अब संविधान सभा का पुनर्गठन क्यों किया गया? क्योंकि जिस समय कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय यह निर्धारित किया गया था कि संविधान सभा में सदस्य संख्या 389 होगी, 389 होगी। लेकिन भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के बन जाने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि जो सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी अब वो तो रहेगी नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग से अब ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि तुम संविधान सभा में शामिल हो, क्योंकि उनका अपना अलग देश हो गया। और गवर्नर जनरल ने यह घोषणा भी कर दी कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन होगा। इसीलिए जो भारतीय संविधान सभा है उसका पुनर्गठन करना अनिवार्य है। अब यह निर्धारित किया जाए कि भारतीय संविधान सभा में अब कितने सदस्य होंगे। तो मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद, पाकिस्तान के बन जाने के बाद यह निर्धारित हो गया कि भारतीय संविधान सभा में सदस्य संख्या अब कितनी होगी? 299। तो याद रखिए, जब भी आपसे पूछे कि भारत के स्वतंत्रता के बाद या हमसे पूछे कि संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। दूसरी बात और समझने का प्रयास कीजिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पाकिस्तान अलग हो गया, यहीं पर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय का पद था, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। जब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी वो भी समाप्त हो गई और वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद भी समाप्त हो गई। भारत में कोई भी विधान बनाने की संस्था नहीं रही। अब भारत में जब सत्ता हस्तांतरण हो गया तो भारत में विधान बनाने का कार्य किसको दिया जाए? तो जो संविधान सभा चल रही थी, जो संविधान सभा भारत में थी, इस संविधान सभा ने 2 रूपों में कार्य किया। एक तो संविधान सभा के रूप में इसने कार्य किया और दूसरा भारत की पहली अंतरिम संसद के रूप में इसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया।
ठीक है। तो यही संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने दो रूपों में कार्य किया था। किस किस रूप में? एक तो संविधान निर्माण के लिए और एक भारत की संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। ठीक। अब दूसरी बात यह है, जब यह संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य करती थी, उस समय अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब यह संविधान पर कार्य करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस समय ये संसद के रूप में कार्य करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। कौन अध्यक्षता करते थे? जीवी मावलंकर। और यही भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीवी मावलंकर का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे जब यह संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी। यह संसद के रूप में जो कार्य करती थी, इसने 26 जनवरी को जब संविधान लागू हो गया, जब 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, अब संविधान लागू होते ही भाई चुनाव तो हुआ नहीं था। चुनाव तो हुआ था 1951-52 के समय में। और जब 51-52 के समय में चुनाव हुआ और लगभग मार्च 1952 में, मार्च 1952 में जिस समय चुनाव होने के बाद, वयस्क मताधिकार पर चुनाव होने के बाद जब लोकसभा का गठन किया गया, उस समय तक इसी संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया था। ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे कि भारत में ये संसद के रूप में किसने कार्य किया? तो संविधान सभा ने कार्य किया। अध्यक्षता कौन करते थे? अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ठीक। इतनी बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम वापस अपने संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर आ जाते हैं। संविधान निर्माण में जब प्रारूप समिति का गठन हो गया, प्रारूप समिति का गठन होने के बाद इसने अपना पहला प्रारूप विभिन्न समितियों के प्रस्तावों के आधार पर एक संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया, और वो पेश किया था 21 जनवरी 1948 को। संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया 21 जनवरी 1948 को। 21 जनवरी 1948 को संविधान का प्रथम प्रारूप पेश हुआ, और इस प्रथम प्रारूप को भारतीय जनता के सुझावों के लिए खोल दिया गया कि अगर भारतीय जनता या भारतीय लोग इस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपनी सुझाव दे सकते हैं, या कोई चीज ऐड करना चाहते हैं कि भाई ऐसा भी संविधान में होना चाहिए, तो वो भी सुझाव उसमें दे सकते थे। और धीरे धीरे विभिन्न सुझावों को प्राप्त करने के बाद और विभिन्न संशोधन करने के बाद, सुझाव और संशोधन करने के बाद संविधान का दूसरा प्रारूप पेश किया गया अक्टूबर 1948 में। संविधान का दूसरा प्रारूप कब के पेश किया गया? दूसरा प्रारूप पेश किया गया अक्टूबर 1948 में। ठीक है। अक्टूबर 1948 में इसका दूसरा प्रारूप पेश किया गया, और उसके बाद इसका अंतिम प्रारूप पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। अभी देखो, अभी तक संविधान का प्रारूप पेश हो रहा है, अभी वो पारित नहीं हुआ है। पारित होने का मतलब होगा जब इसे संविधान सभा में लाया जाएगा, संविधान सभा उस पर वोट करेगी, और वोट करने के बाद उसको पारित कर दिया जाएगा। अभी पूरी प्रक्रिया में आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करता हूं। अक्टूबर में इसका दूसरा प्रारूप लाया गया, और इसके बाद इसका अंतिम प्रारूप जो लाया गया, वो लाया गया था 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को जब इसका अंतिम प्रारूप लाया गया, इसे पहली बार संविधान सभा में इसी दिन पढ़ा गया। संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को पहली बार पढ़ा गया।
ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रारूप को जब संविधान सभा में लाया गया तो इस पर चर्चा हुई। मतलब जैसे आज भी जब संसद में कोई विधेयक लाया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, फिर उस पर आपस में चर्चा होती है कि ये पॉइंट सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस संविधान के अंतिम प्रारूप पर 114 दिनों तक इस पर चर्चा चली थी। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कितने दिनों तक चर्चा चली थी? 114 दिनों तक। 114 दिनों तक चर्चा चलने के बाद फिर आगे 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया गया। इसे पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि जब संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया था, पुनर्गठन के बाद संविधान में जो सदस्य संख्या थी वो 299 थी। अब 299 में से जब ये पारित हुआ, पारित होने का मतलब क्या होता है? जब संसद में कोई विधेयक आता है उस पर वोट कर देना, उसे कहते हैं पारित होना। यहां पर भी वोटिंग की गई और संविधान के अंतिम प्रारूप पर जो वोटिंग हुई, 299 में से मात्र 284 सदस्यों ने इस पर मत दिया था। कितने सदस्यों ने इस पर मत दिया? 284 सदस्यों ने। बहुमत तो हो ही गया भाई, 299 के करीब ही है, बहुमत हो गया और इस प्रकार से संविधान का अंतिम प्रारूप पारित हो गया और संविधान तैयार हो गया। तो संविधान कितनी तारीख को तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। अब यहां पर कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं। जब 26 नवंबर को 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया या पारित हो गया या संविधान को अंगीकार कर लिया गया। देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए कि संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। शब्दों में केवल अंतर है, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। पारित होने को कहते हैं कि हाँ भाई तैयार हो गया। ठीक है, जब यह तैयार हो गया तो संविधान के कुछ अधिनियम तत्काल स्वतः लागू हो गए थे। कौन कौन से अधिनियम? यहां पर आप याद रखिए कि 15 अनुच्छेद स्वतः उसी दिन लागू हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन इसके 15 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे। इसमें कुछ अनुच्छेद थे जैसे नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद कौन कौन से थे मैं आपको अनुच्छेद बता दे रहा हूं, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़े बहुत अनुच्छेद आप याद रख पाएंगे तो थोड़ा सा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, जरा देखिए 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60 नंबर का अनुच्छेद। निर्वाचन से संबंधित 324 नंबर का अनुच्छेद, 366, 367, 379, 379 और 380, ठीक है, 391, 392 और 393। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कोई और अनुच्छेद था, ये इस तरह से लागू हो गए थे। कुल 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे? तो 15 अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए थे। उसमें कुछ अनुच्छेद ये हैं जो उसी दिन लागू हो गए थे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको संविधान को लागू करने की तरफ। इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, थोड़े से एडवांस्ड लेवल की बात है। अगर आप पुलिस की या एसएससी की या रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर वो पॉइंट नहीं आता है। यहां आता है संविधान निर्माण के चरण। इसको लागू करने की हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको चरण समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अगर आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो ऐसा ना हो कि सर ने जब संविधान का निर्माण पढ़ाया था तो हमें बताया नहीं। आपको मोटा मोटा भी याद आ जाएगा कि हाँ चरणों की बात करी थी सर ने, तो आप आंसर करने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए जरा, संविधान निर्माण के चरण थे 3।
संविधान निर्माण के कुल 3 चरण थे और इनको बांटना भी बड़ा आसान है। संविधान निर्माण के चरण, इसका जो पहला चरण था वो 6 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर 1946 लिखते हैं, 14 अगस्त 1947 तक। दूसरा चरण था इसका 15 अगस्त 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक। और इसका तीसरा चरण जो था वो इसका चरण था 26 जनवरी से लेकर 1950 से लेकर ये लगभग मार्च 1952 तक। इस प्रकार से इसके 3 चरण थे। मतलब 3 चरण का मतलब ये इसलिए इसको बांट दिया गया कि एक चरण में तो संविधान सभा का गठन हुआ। देखो इसमें जब 6 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक ये जो पहला चरण है इसमें संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा कार्यवाहियों को प्रारंभ किया गया था। फिर संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। भाई उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो यहां पर संविधान सभा के गठन से लेकर उद्देश्य प्रस्ताव लाने तक का यह पहला चरण है। उसके बाद जब दूसरा चरण हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर इसमें प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, संविधान पर चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। यानी कि दूसरे चरण में संविधान तैयार हो गया था और तीसरे चरण में संविधान को लागू कर दिया गया। तो आपसे थोड़ा थोड़ा कभी पूछ लिया जाए कि संविधान निर्माण के कितने चरण थे, तो 3 चरण थे। ये छोटा छोटा आपको पता होना चाहिए। अभी तक इससे सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ही ले तो आप वहां लगाने में सक्षम हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक चरण में संविधान सभा का गठन हुआ, दूसरे चरण में पारित हुआ और तीसरे चरण में संविधान लागू हो गया। अब हम संविधान को लागू करने की बात करते हैं और संविधान लागू होने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। संविधान का लागू होना, ठीक है। पहली बात, संविधान सभा की अंतिम बैठक। मैंने आपको बताया था संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई चौबीस जनवरी 1950 को हुई थी और इसके बाद संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी को ही भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, गणतंत्र क्या होता है ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी संविधान का निर्माण चल रहा है तो हम अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं। जब हम आपको लोकतंत्र गणतंत्र के बारे में जब आपको पढ़ाएंगे, मैं ऐसा कहूं कि प्रस्तावना में मैं पढ़ाने का प्रयास कर दूंगा, क्योंकि प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से संविधान की प्रस्तावना है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो संविधान को लागू कर दिया गया। अब बात सवाल ये उठता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था तो भाई उसी दिन लागू कर देते। भाई 2 महीने रुकने की जरूरत क्या थी, दिसंबर जनवरी। इसका कारण ऐतिहासिक था। जब 1929 में
एक अधिवेशन हुआ लाहौर में 1929 में, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 को यह घोषित कर दिया कि हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। इसमें क्या घोषित किया गया? इसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया गया, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। और इसी समय 26 जनवरी को इन्होंने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। अब जब दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने 26 दिसंबर को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी, तब से लेकर प्रत्येक वर्ष वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, जब तक भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ। उसके बाद में फिर हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगे, अन्यथा भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। क्यों? क्योंकि लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित कर दिया था और इनका लक्ष्य क्या हो गया था? पूर्ण स्वराज। अब इनके जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था उस निर्णय में कोई परिवर्तन ना आए, इसीलिए इन्होंने ऐतिहासिक निर्णय को, घोषणा को बनाए रखने के लिए, वैध बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया कि हम संविधान को 26 जनवरी को लागू करेंगे और भारत को उस दिन गणतंत्र घोषित कर देंगे। इसलिए यह 2 महीने तक रुके रहे थे। यह इसका ऐतिहासिक कारण था। अंत में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद भारत का शासन किसके अनुसार चल रहा है? अब संविधान के अनुसार चल रहा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं और उसके बाद आप हमारी पीडीएफ नीलमणि एजुकेशन से आप डाउनलोड कर लेंगे। कोई समस्या होती है आप इस नंबर पर आप पीडीएफ लिखकर भेज दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि देखो, जब हम क्लास लेते हैं तो भाई वो चीजें समझाने का प्रयास करते हैं जो हमें समझाने हैं। आप कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम बीच बीच में नहीं भी पढ़ाते हैं। जैसे मान लो कि हमने कहा कुछ छोटी समितियां थी। अब छोटी समितियों के बारे में मैंने आपको बहुत कम बताया, झंडा समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ लें इसलिए उनको पीडीएफ में शामिल कर दिया गया। पहली स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। अब इनकी पूरी मंत्री परिषद थी जिसमें 14 मंत्री थे। ठीक, अब उन 14 मंत्रियों के बारे में हम क्लास में बताएंगे। ऐसे तो भाई क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो ऐसी बातों को फिर हम पीडीएफ में शामिल कर देते हैं। आप लोग वहां से उन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। मैं कुछ बिंदु आपको बताने का प्रयास करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। पहला पॉइंट क्या आता है? प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु में क्या आता है? पहला, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ठीक है, यहां पर आप लोग जब भी एग्जाम में जाएं तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर करने का प्रयास करें। वहां पर पहले क्वेश्चन को बड़ी ही सावधानी से पढ़ें कि हमसे राष्ट्रगान पूछा गया है या राष्ट्रगीत पूछा गया है, क्योंकि हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है।
लेकिन राष्ट्रगीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। अब इसको वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, तो दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन देखें तो यहां देख लें कि राष्ट्रगान पूछा गया है या हमसे राष्ट्रगीत पूछा गया, लेकिन दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। अब जो ये प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनसे पहले जो गवर्नर जनरल का पद था, उन्हीं गवर्नर जनरल के पद ने ही राष्ट्रपति के पद का स्थान लिया था। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और कौन थे भारतीय गवर्नर जनरल? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें कुछ और पॉइंट्स को। आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, तो आप याद रखेंगे महिला सदस्य जो थी वो 15 थी। पूछा जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे, अनुसूचित जाति के 33 सदस्य थे। अनुसूचित जाति के, और 15 महिलाएं थीं। ठीक है, 15 महिलाएं थी। इस तरह से बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद आते चले जाएंगे और मैं आपको बताता चला जाऊंगा। जैसे संविधान पर, संविधान का जो प्रारूप था उस पर कितने दिनों तक बहस हुई थी, तो उस पर 114 दिनों तक बहस हुई थी। ठीक, अब इसी प्रकार से संविधान का जो मूल प्रारूप बना था उसका सौंदर्यीकरण किया गया था, उसकी जो सजावट का कार्य किया गया था वो बंगाल के शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था। अब ये इस प्रकार से इसका सुलेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो ये सारी बातें आपको पीडीएफ में हमारी बहुत से फैक्ट्स मिल जाएंगे, वहां पे से आप लोग इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमने संविधान का निर्माण किया। अब संविधान निर्माण से जितनी भी बातें मैंने बताई, इससे क्वेश्चन आउट नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है, अगर आप लोग 3 कार्य कर लेते हैं। 3 कार्य का मतलब, पहली बात, यदि आप हमारी क्लासें नियमित रूप से करते हैं। दूसरी बात, हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ को आप अगर नियमित रूप से और बहुत एक एक पॉइंट करके अगर पढ़ लेते हैं। तीसरी बात, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मतलब देखो आजकल तो ये नहीं कह सकते कि 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि जैसे मान लो इस समय ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग 90 to 95 पेपर्स होने हैं भाई, 90 to 95 शिफ्ट्स हैं, उतने ही पेपर होंगे। अब मान लो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, रोज एक पेपर की भी आप प्रैक्टिस करोगे तो 3 महीने के लिए एक ही बार के पर्याप्त हैं। तो आप किसी भी, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का मतलब अब कर रहे हैं इससे पहले ही जो एग्जाम हुआ है उसके आप क्वेश्चन पेपर ले लें और उन्हीं से प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। मेरा तो सुझाव बच्चों को यही रहता है कि वो लोग मॉडल पेपर से बचें, बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें, क्योंकि आज प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस इतने हैं कि उसी की भरमार है। ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं, रोज एक पेपर, कब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तब उनको करने का प्रयास कीजिए। 3 कार्य अगर आप करते रहते हैं, एक क्लास और एक नोट्स और एक प्रीवियस ईयर। मैं कभी भी मॉडल पेपर्स को करने की सलाह नहीं देता हूं, वो बातें तब थी जिस समय भाई ऑफलाइन एग्जाम होता था। अब ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता था कि भाई 1 से 2 पेपर, ज्यादा ज्यादा 4 पेपर हो जाते थे सीजीएल के, इसी प्रकार से एनटीपीसी के ज्यादा 3-4 शिफ्टें हो जाती थी, 5-6 पेपर होते थे। तो बच्चे भाई 5-6 पेपर 5-6 दिन में कर लिए। अब बच्चे क्या करें, तो टीचर्स क्या करते थे, मॉडल पेपर्स बना देते थे। आप लोग बच्चों इससे फिर अपनी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन आज ऐसा दौर है कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स ही बहुत हैं, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम संविधान के निर्माण से संबंधित
कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। अब देखो, संविधान का निर्माण कर लिया, अब हम इसकी विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे और विशेषताओं पर भी मैं एक पहले ड्राफ्ट बनाऊंगा टॉपिक का, फिर ड्राफ्ट के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लासेस आपको कैसी लगी कमेंट करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।